हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स के सेकेंड लेक्चर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आज हम लोग पहले हिस्से पर चर्चा करेंगे। इसके और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें इंटरफेरेंस कंप्लीट होगा, राइट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस की, राइट। रेडी हो जाइए। आई होप आपने पहला लेक्चर ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो सेकेंड लेक्चर में आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आने वाली हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और क्या है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की चर्चा हम कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें वेव की पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी वेव की, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर कोई वेव है तो ये वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये एक वेव है, राइट। यहाँ से यहाँ जो दूरी होती है ये कहलाती है वेवलेंथ, ठीक बात है। और एक वेव के फॉर्मेशन में ये वाला जो पार्टिकल होता है और ये वाला जो पार्टिकल होता है, इसका फेज एंगल आता है 0 और इसका फेज एंगल आता है 2 पाई। और यहां से यहां तक जाने में जो समय होता है वो एक टाइम पीरियड के बराबर का समय होता है। क्लियर। ये वेव की कहानी है। अगर वेव लैम्डा के बराबर दूरी तय करती है, राइट, तो 2 पाई का फेज आ जाता है, चेंज आ जाता है। या फिर ये कह लीजिए, अगर 2 पाई का फेज चेंज आएगा, इसका मतलब है कि वो लैम्डा के बराबर दूरी तय कर चुकी है। ये बात हम लोग वेव में डिटेल पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे ज़रूर पढ़ेंगे। तो 2 पाई और लैम्डा, और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो कैपिटल टी है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि लैम्डा कॉरेस्पॉन्ड करता है 2 पाई के, तो अगर हमें कोई भी पाथ लेंथ वेव चल के गई है, कहीं पर भी कोई वेव चल के गई है, तो आप उसके लिए कैसे निकालोगे, राइट। 2 पाई लैम्डा है, तो कोई भी पाथ लेंथ अगर आप निकालना चाहते हो, किसी भी पाथ लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे। 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स, जितना भी वो दूरी तय की हो, अगर उसको 2 पाई बाई लैम्डा से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द फेज डिफरेंस। तो ये एक रिलेशन है। अगर कोई वेव चल के आ रही है, यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, तो यहां और यहां, यहां और यहां, हर जगह फेज में अंतर आता जाएगा, ठीक। कितना अंतर आएगा फेज में, आप देख लो कितना चली है, उसके हिसाब से आप फेज में अंतर बता सकोगे, ठीक। दूसरा, अगर मैं आपसे यह कहूं कि अगर मुझे डेल्टा एक्स चाहिए, फाई पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू में डेल्टा फाई, ये रिलेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो सिंपल रिलेशंस हैं डेल्टा फाई डेल्टा एक्स में, या कह लो डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई में। आपको शुरुआत में एक पॉइंट ये समझ लेना है कि भाई, अगर कोई वेव ट्रैवल करके जाती है तो वेव यहां से यहां अगर जाएगी तो उसके फेज में परिवर्तन हो जाएगा। फेज एंगल से आप परिचित होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही आपने इसको पढ़ा होगा। फेज एंगल का मतलब होता है, वो ये बताता है कि जो पार्टिकल है, जो मीडियम का पार्टिकल है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और कहां पर मौजूद है। समझ में आ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और कहां पर मौजूद है। तो फेज एंगल और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है, सबसे पहले मैंने आपको वो बता दिया। अब आइए इंटरफेरेंस की शुरुआत करते हैं। वेव में एक टॉपिक पढ़ा है आपने, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। देखिए, वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस जिसके पास एनर्जी। वेव क्या है, एक ऐसा डिस्टरबेंस जिसके पास एनर्जी है, राइट। अब मीडियम का ये पार्टिकल है,
राइट। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई पार्टिकल होंगे। आपने यहां से एक वेव पैदा की, यह मान लो है वेव 1, और यहां से एक वेव पैदा की, और ये दोनों वेव इसी को मिल गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए साउंड पैदा हुआ दो जगह से, या लाइट पैदा हुआ दो जगह से, दो से ज्यादा भी हो सकता है, मैंने 1 और 2 खाली लिया है। राइट, क्लियर है। अगर मान लीजिए यहां से ये और ये दोनों वेव इस पार्टिकल को मिली, तो अंजाम क्या होगा? अगर कोई भी प्रोग्रेसिव वेव होती है, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है भाई और बहनों? प्रोग्रेसिव वेव का मतलब ऐसी वेव जिसकी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा रही है। हर वेव में ऐसा नहीं होता है कि एनर्जी ट्रांसफर करती है, हर जगह एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करती है। स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ा होगा आपने, उसमें एनर्जी बाउंडेड होती है, उसमें एनर्जी ट्रैवल नहीं करती। एनर्जी होगी मीडियम पार्टिकल के पास, बट दैट एनर्जी विल बी बाउंडेड। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब एनर्जी जा रही है, तो वहां पर जो वेव होती है उसका इक्वेशन आता है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यह है प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन। आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यह y, x और t का रिलेशन है। और अगर मैं इसी वेव की बात करूं कि पार्टिकल के पास क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी ये मीडियम है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं प्रीफेस, हालांकि आपने सब वेव में पढ़ रखा होगा। तो ये है मान लो मीडियम के पार्टिकल, ठीक, ये है मीडियम के पार्टिकल। अगर मैं कोई डिस्टरबेंस यहां पैदा करूंगा तो ये ऑसिलेट करेगा और ये एनर्जी बगल वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर ये भी ऑसिलेट करेगा, 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 ऐसे सब ऑसिलेट करते रहेंगे और एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो वेव ट्रैवल करके जा रही है भाई और बहनों, ये इसकी इक्वेशन ये है। समझ में आ गया? और एक पर्टिकुलर अगर मैं जगह पे बैठ जाऊं और मैं इससे पूछूं कि भाई तुम्हारा एसएचएम कैसा है, तो बोलेगा तुम्हारा मोशन कैसा है, तो उसका इक्वेशन है y बराबर a साइन ओमेगा टी। समझ में आ गया आपको? y बराबर a साइन ओमेगा टी। इस पर्टिकुलर से पूछ रहा हूं, पूरे वेव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा जो बन रहा है वेव फॉर्म मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो क्या है, y बराबर a साइन ओमेगा टी। एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक। ये दो बातें आपको समझनी थी, ये वेव की इक्वेशन है और ये एक पर्टिकुलर पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन है। पर्टिकुलर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये इक्वेशन है y बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक बात है? तो सिंपल सी बात है, प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बता दिया और मैंने किस तरीके से मीडियम पार्टिकल को मिलता है वो सब मैंने बता दिया। हालांकि ये सब वेव में आपने पढ़ रखा है, इसमें कुछ ऐसी खास बात मैंने नहीं बताई। अब होता क्या है कि सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहता है कि अगर पहली वेव से इसको डिस्प्लेसमेंट मिला y1 और दूसरी वेव से y2 मिला, भाई कुछ तो डिस्प्लेसमेंट इसको मिला होगा इस वेव से और कुछ डिस्प्लेसमेंट इसको मिला होगा, तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल के ऊपर सुपर इंपोज कर जाते हैं। सुपर इंपोज करने का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, और भाइयों और बहनों जो नेट डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का बनता है वो बनता है सम ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, सम ऑफ डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर कहीं पर दो वेव सुपर इंपोज करती हैं, सुपर इंपोज करने का मतलब एक दूसरे से मिल जाना, जब मिल जाती हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकालोगे, जो इंडिविजुअल वेव्स आई हैं आप उनका वेक्टर सम कर दीजिए, वही रिजल्टेंट ही क्या हो जाएगा, वही रिजल्टेंट ही क्या हो जाएगा, वो इस पर्टिकुलर पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा।
उस पर्टिकुलर पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। यह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, अब भाइयों और बहनों आइए आपको इंटरफेरेंस को समझाते हैं। आप सुपरपोजिशन समझ चुके हैं, आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी बात मैंने करी। सुपरपोजिशन, यह सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव का ही एक हिस्सा है। आइए अब आपको एक चीज समझाते हैं, बड़ी मजेदार चीज है, थोड़ा समझिएगा। अब समझिएगा होता क्या है। मान लीजिए कि ये मीडियम के पार्टिकल हैं। मैं आपको ये जो थ्योरी समझा रहा हूं ये आपको मैकेनिकल वेव मान के पढ़ाई करा रहा हूं। हालांकि आप आज जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन अभी हम लोग मैकेनिकल वेव की तरह पढ़ाई करने जा रहे हैं। अब यहां पर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये ऐसे पूरा मीडियम में है, ऐसे होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब होता क्या है समझिएगा। यहां से वेव आ रही है और यहां से भी वेव आ रही है। अगर दो वेव हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो और सेम डायरेक्शन, याद रखिए सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन, फिर से सुनिए, सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन, सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन, यह बात याद रखिएगा। अगर हो, एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है और एम्पलीट्यूड में लिटिल डिफरेंस भी हो सकता है। तो मैं एम्पलीट्यूड को लेकर के कुछ नहीं बोल रहा हूं, एम्पलीट्यूड हो भी सकता है और एम्पलीट्यूड नहीं भी हो सकता, मतलब सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां से जब ये वेव यहां आएंगी और आएंगी यहां मिलेंगी, तो होता क्या है, हर पार्टिकल हर जगह पे सुपर इंपोजिशन होगा। यहां सुपर होगा, हर जगह होगा सुपर इंपोजिशन। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इसकी जो एनर्जी होती है और इसकी जो एनर्जी होती है, उन दोनों एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पता चलता है कहीं इसकी एनर्जी ज्यादा, फिर इसकी थोड़ी उससे कम, इससे और कम और कम और कम और कम और कम, फिर ज्यादा 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 ज्यादा, फिर कम 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 कम, फिर ज्यादा 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 ज्यादा, फिर कम 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 कम, ऐसे शुरू हो जाती है। जो इसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर सेकेंड है, और मान लीजिए इस वेव की जो इंटेंसिटी है, इस वेव की जो एनर्जी इंसिडेंटिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है वो I2 है, ये I1 है और ये I2 है। तो कहीं कहीं पर क्या होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो I1 प्लस I2 से ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? किससे ज्यादा? I1 प्लस I2 से ज्यादा आएगा, और कहीं कहीं पर I1 प्लस I2 से कम भी आएगा। क्लियर? तो होगा क्या, कहीं पर एनर्जी आपको मैक्सिमम दिखेगी और कहीं पर मिनिमम दिखेगी, उसके बीच में एनर्जी अलग अलग तरह की होगी, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आएगा। ये जो घटना का अंजाम हुआ, ये जो रिजल्टेंट चीज बनी, ये जो रिजल्टेंट घटना हुई, इसी घटना का नाम इंटरफेरेंस है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब दो ऐसी वेव जो सेम डायरेक्शन में जा रही हो और सेम फ्रीक्वेंसी की हो, जब वो सुपर इंपोज करती है तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पर मैक्सिमम, कहीं पर मिनिमम और कहीं पर उनके बीच में भी इंटेंसिटी पैदा होती है। इस घटना को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ वेव कह लो, है ना? कॉमन वर्ड हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ वेव। क्या इंटरफेरेंस लाइट के साथ होगा? नहीं, इंटरफेरेंस वेव के साथ भी होगा, इंटरफेरेंस साउंड के साथ भी होगा, इंटरफेरेंस लाइट के साथ, इंटरफेरेंस किसी भी वेव के साथ होगा। राइट? तो इंटरफेरेंस का मतलब दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हो और वो सुपर इंपोज करे भाई और बहनों, तो सुपर इंपोज करने से एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब आइए मॉड्यूल भी आपको थोड़ा सा पढ़वा देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, चूंकि लाइट की बात हो रही है तो इसलिए लाइट वेव लिखा है।
nearly equal or equal amplitude are moving in same direction, same frequency and equal or nearly equal amplitude are moving in same direction with zero initial phase difference or constant phase difference superimposed over each other, then redistribution of energy occur due to resultant amplitude or intensity in the region of superimposition. The resultant wave have greater lower of same amplitude or intensity as well as individual wave. ये तो मैंने आपको बता दिया सब चीजें, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो होता क्या है, पूरे मीडियम के अंदर हर जगह सुपर इम्पोजिशन होगा। जब सुपर इम्पोजिशन होगा तो हर जगह इन जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी, और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा कि कहीं कहीं पर मैक्सिमम, कहीं कहीं पर I1 प्लस I2 से ज्यादा एनर्जी पैदा हो जाएगी, इंटेंसिटी पैदा हो जाएगी। I1 प्लस I2 का मतलब जो दोनों वेव आ रही है ना, उनकी इंटेंसिटी को सीधे जोड़ दीजिए, उसकी इंटेंसिटी से ज्यादा होगी, और कहीं कहीं उन दोनों की इंटेंसिटी जोड़ दीजिए, उससे कम होगी। ज्यादा भी होगी और कम भी होगी। जहां ज्यादा होगी उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, और जहां कम होगी वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। और जब मैक्सिमम हो जाती, मतलब I1 प्लस I2 से तो ज्यादा होगी, लेकिन ज्यादा कितनी ज्यादा, एक हद तक ज्यादा होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती भाई। I1 प्लस I2 से ज्यादा होगी एनर्जी, लेकिन एक हद तक ज्यादा होगी, उस हद को हम बोलेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसको कहते हैं प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? प्योर। जहां भी I1 प्लस I2 से ज्यादा हुई वो कंस्ट्रक्टिव हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, बन गया, बढ़ गया। लेकिन जहां I1 प्लस I2 से ज्यादा होने के साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सिचुएशन होगी। और I1 प्लस I2 से कम होना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जहां मिनिमम इंटेंसिटी आएगी हम उसे प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप लोगों के मन में एक अजीब सा सवाल चल रहा होगा कि ये बवाल क्या है भाई, ये दोनों सुपर इंपोज कर रही हैं और ऐसे इससे हो जा रहा है, इसे कैसे हो जा रहा है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? क्या हो क्या रहा है एक्चुअली? तो भाइयों और बहनों, इसको समझने के लिए हम लोगों को मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? गणित का सहारा लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और आइए थोड़ा आपको एक सिचुएशन भी समझाएंगे जिससे आपको क्लियर होगा। एक काम करते हैं कि हम दो सोर्स लेते हैं। ये रहा एक सोर्स, नाम है S1, और यहां एक सोर्स है, नाम है S2। और इससे जो निकलने वाली वेव होंगी भाई और बहनों, वो जा रही होंगी, एक तरफ थोड़ी जा रही होगी वेव, इसकी चारों तरफ जा रही होगी। ठीक उसी तरीके से इसकी जो वेव होगी वो भी जा रही होगी। अगर आप इसको वेव फ्रंट के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं कि ये वेव फ्रंट्स हैं इसके, दिख रहा है? ठीक इसी तरीके से इसके भी वेव फ्रंट होंगे, देखो। तो अगर आप कहीं पर देखेंगे तो इन दोनों का सुपर इंपोजिशन हो रहा होगा, ठीक है? मैं थोड़ा, अब ये लाइन एक में नहीं बन पाई है, अरे कहीं आगे पीछे बन गई है, समझ जाइएगा। सेम पर ठीक हो रहा है ना सुपर इंपोजिशन, ऐसे सुपर इंपोजिशन हो रही है। क्लियर? हम एक पर्टिकुलर इन दोनों सोर्स से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी ले सकते हैं कि हर जगह कहीं कहीं यहां सुपर इंपोज हो रहा होगा, यहां हो रहा होगा, यहां हो रहा होगा, यहां हो रहा होगा, हर जगह सुपर इंपोजिशन हो रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है? हर जगह सुपर इंपोजिशन हो रहा है। अब ध्यान से समझते जाइएगा, बड़ी डेंजरस बात करने जा रहा हूं मैं, बहुत ही डेंजरस। राइट? इस सोर्स से वेव निकली और इस सोर्स से वेव निकली, जब यहां तक ट्रैवल करके गई, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लो, मैं इसको पकड़ लेता हूं,
जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ये वाला पॉइंट। तो कुछ ये चल के आई है, कुछ ये चल के आई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक, क्लियर है? कुछ ये चल के आई है, कुछ ये चल के आई है, ठीक। और जब चल करके आई तो जब सुपर इंपोजिशन हो रहा है, व्हेन सुपर इंपोजिशन अकर्स, क्या होता है? सुपर इंपोजिशन हो रहा है जहां व्हेन एंड वेयर, वेयर एंड व्हेन एंड वेयर, जहां पर सुपर इंपोजिशन हो रहा है, वेयर कर लो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये वेव ट्रैवल करके आई है भाई और बहनों, और ये वेव भी ट्रैवल करके आई है, समझते रहिएगा इसको। इस वेव ने कुछ डिस्प्लेसमेंट इसको प्रदान किया होगा। मान लो ये पार्टिकल, ये वो पोजीशन है जहां पर आपको सुपर इंपोजिशन हुआ है, तो इस वेव ने कुछ डिस्प्लेसमेंट इसको प्रदान किया और इस वेव ने कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रदान किया। सुनिए, मैं जो अब लिखने जा रहा हूं वो यहां बैठ के पढ़ने जा रहा हूं, यहां पर नहीं पढ़ रहा हूं, समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं यहां नहीं पढ़ने जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं यहां पढ़ने जा रहा हूं, बहुत क्लियर कट रहिएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर विजन। मैं यहां से कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। आप कहेंगे जी यहां और यहां में क्या फर्क है? अब समझो, मैं बताता हूं क्या फर्क है। मान लो जब ये निकल रहा था तो जो फेज एंगल यहां पर वाइब्रेशन का था वही फेज एंगल इसका भी वाइब्रेशन का था। मान लो सेम तरह की वेव थी, मान लो, लेकिन जब यहां से यहां पहुंचा और ये यहां से यहां पहुंचा तो इसका पाथ अलग है, लंबाई इसके पाथ की, और इसके पाथ की लंबाई अलग है। यानी इसने जो वेव बनाया होगा यहां पर पहुंचते समय कुछ फेज इसका चेंज हुआ होगा, और जो यहां आया होगा तो इसका फेज अलग से कुछ जुड़ गया होगा। इन दोनों का फेज इंपोज करते वक्त अलग होगा। यानी जब ये यहां पहुंचा होगा, अगर मान लीजिए ये है y बराबर में a साइन ओमेगा टी प्लस फाई1 जुड़ गया, मान लो, और तो इसके में, और इसके में कितना आ गया? y2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी जब ये वेव यहां पहुंची और ये यहां पहुंची तो सुपर इंपोज करते वक्त दोनों का फेज अलग अलग आ गया। फेज कैसे पता चलता है? इससे पता चलता है, फेज अलग अलग आ गया। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने y1 को मान लिया, यहां पर पढ़ रहा हूं मैं, a साइन ओमेगा टी, या a1 कर लो, एम्पलीट्यूड भी अलग अलग ले लो, कोई जरूरत थोड़ी है एम्पलीट्यूड सेम लेने की। y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और y2 जो हमने सुपर इंपोजिशन का लिया वो लिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। चाहे तो ऐसे लिख लो, फाई1 फाई2 लिख लो, या इनका एक नेट डिफरेंस लिख लो फाई। ये दोनों बात एक ही है भाई और बहनों, लिखने का तरीका अलग है। यहां पर आप a1 ले लो और यहां पर a2 ले लो। जब सुपर इंपोज कराना है तो एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। जो ओमेगा इसका है वही ओमेगा इसका होना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, यहां से जब वेव निकली, यहां से वेव निकली, तो निकलते वक्त की इक्वेशन नहीं है ये दोनों, बहुत क्लियर कट रहिएगा। ये वेव के निकलते वक्त की इक्वेशन नहीं है, ये तब की इक्वेशन है जब ये यहां पर जाकर के सुपर इंपोज कर रहा है। बहुत क्लियर रहिएगा, यहां पर निकलते वक्त की इक्वेशन नहीं है ये इक्वेशन तब की है जब यहां सुपर इंपोज कर रहा है। यानी हम ये मानते हैं कि जिस वक्त सुपर इंपोज, मतलब जिस वक्त निकला था, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिफरेंस होगा ही नहीं, यहां पर फेज डिफरेंस 0 है। देखो ओमेगा डी यहां भी लिखा, ओमेगा डी यहां भी लिखा, फेज में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब सुपर इंपोज कर रहा है भाइयों और बहनों, तो फेज में फर्क आ जा रहा है, कितने का? फाई का।
क्यों फेज में फर्क आ जा रहा है? क्योंकि इसका रास्ता अलग तरह का है और इसका रास्ता अलग तरह का है, पाथ लेंथ अलग हो जाएगा तो फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, तो मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, थोड़ा आसान करने के लिए अपने कैलकुलेशन को ऐसे लिख दे रहा हूं। और अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये इक्वेशंस सोर्स से निकलते वक्त नहीं है, सुपर इंपोज करते वक्त का है। समझ में आ रहा है? सोर्स से निकलते वक्त इक्वेशन कुछ और होगा और सुपर इंपोज करते वक्त इक्वेशन कुछ और होगा, क्योंकि पाथ लेंथ अलग अलग हो चुकी होगी। समझ में आ गया? तो क्लियर कट रहिएगा y1 और y2 को लेकर के, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात सोचिए, अब आप कहेंगे अच्छा जी ये बात, अगर ये बात है तो यहां पर जो फेज डिफरेंस, अगर मैंने आपसे कहा कि यहां पर फेज डिफरेंस फाई आया है, मैंने बोला ना ये देखो फेज डिफरेंस फाई आया है, तो आप बोलेंगे फिर यहां से जो वेव चल के आएगी और फिर यहां से जाकर के जो सुपर इंपोजिशन करेगी तो यहां तो कुछ और फाई आ जाएगा। मान लो ये फाई 1 है, फिर यहां पर कुछ और आ जाएगा। हर जगह फेज का डिफरेंस अलग अलग आएगा, जहां जहां सुपर इंपोजिशन होगा फेज का डिफरेंस अलग अलग आता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? निकलते वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, जब सुपर इंपोजिशन अलग अलग बिंदुओं पे हो रहा है मैं तब की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां से तय किया गया रास्ता और यहां से तय किया गया रास्ता अलग अलग। हां, अगर रास्ता एक ही जैसा होगा तब फेज में अंतर नहीं आएगा, तब फेज में अंतर 0 हो जाएगा, या फेज डिफरेंस जो यहां रही होगी वही यहां रहेगी, अरे जो यहां होगी वही यहां रहेगी, या फिर कह लो अगर यहां शुरुआत में फेज डिफरेंस 0 है तो यहां भी 0 होगी। अगर रास्ता सेम हुआ तो जो फेज में अंतर यहां है वही अंतर यहां मिलेगा। लेकिन अगर रास्ता अलग अलग हो गया तो जो अंतर यहां है वो अंतर यहां नहीं मिलेगा, वो अंतर अलग अलग मिलने वाले हैं। तो आपको पूरी जगह पे जिस सोर्स से वेव, इस सोर्स से वेव जो निकलेगा उसका अंतर आपको अलग अलग मिलने वाला है। एक दिमाग में पिक्चर बनाइए, इमेजिनेशन। सोर्स निकलते वक्त वेव का इक्वेशन सेम है मान लो, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, सेम है मान लो इक्वेशन, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, फेज सेम, या हो सकता है कुछ फेज में अंतर भी हो, मुझे नहीं पता, मैं मान भी लो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो सेम आया, कुछ फेज में अंतर आया, अगर सेम दूरी चला तो कोई अंतर नहीं, कुछ और आ गया। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो अलग अलग जगहों पर जब यहां से सुपर इंपोज हो रहा होगा तो अलग अलग फेज डिफरेंस मौजूद होगा, यह आप समझ सकते होंगे। समझ में आ गया? तो अब मैं यहां पर जो सुपर इंपोजिशन हो रहा है, इस जगह सब जगह सुपर इंपोजिशन हो रहा है, मैं इसी सुपर इंपोजिशन के बारे में पढ़ाई करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। गणित ही एकमात्र सहारा है वेव के अंदर होने वाली घटनाओं की व्याख्या करने के लिए। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑकरिंग इन वेव यू हैव टू कंसीडर द मैथमेटिकल, और कोई रास्ता नहीं है, वेव दिखता नहीं, कैसे बता दे कि देखो ये मिला ऐसा हो गया, ये मिला ऐसा नहीं हो सकता। गणित ही एक सहारा है, एक जरिया है जो होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन करेगा। आइए हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये जो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं आपके सामने, एकदम बिल्कुल समझदारी से समझिएगा कि y बराबर में a1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर में a2 साइन ओमेगा टी, ये प्लस फाई होगा। ये दोनों इक्वेशन at the time of, at the position of superimposition, at the position of superimposition, ये याद रखना, कॉपी पेन लेके अगर बैठे हो तो इसको नोट कर लो, खतरनाक बात। ये सोर्स से निकलते वक्त का इक्वेशन नहीं है, ये सोर्स से निकलते वक्त जब वेव निकल रही है, हो सकता है कि फेज जो इनका और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, कुछ भी फेज डिफरेंस है, 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, कुछ भी हो, वो समय के साथ ना बदल रहा हो, मे बी पॉसिबल ना बदल रहा हो। अभी देखा कितना फेज डिफरेंस 0, अभी देखा 0 0 0 0, लेकिन यहां जब सुपर इंपोजिशन कर रहा है तो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग फेज डिफरेंस आ जाएगा।
तो निकलते वक्त तो नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये सुपर इंपोजिशन के वक्त की बात कर रहा हूं। समझ में आ गया है? आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपने वेव में पढ़ा होगा, मैंने मॉडर्न फिजिक्स में भी थोड़ा सा बताया था आपको, कि जो इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा के ए स्क्वायर। अगर इस लिहाज से देखें तो y1 मतलब पहले वाले वेव की इंटेंसिटी क्या आएगी, के ए वन स्क्वायर, और दूसरे वाले की इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, के ए टू स्क्वायर। आई होप आप लोग मेरी बातों से कंप्लीटली एग्री कर रहे होंगे। तो भाई और बहनों, ये इंटेंसिटीज उनकी है जो सुपर इंपोज कर रहे हैं। अब ये जो इंटेंसिटी है जब निकलते वक्त जितनी होगी उतना ही सुपर इंपोज करते वक्त भी होगी, क्योंकि यहां जो एम्पलीट्यूड होगा वही एम्पलीट्यूड वहां होगा। तो अगर मैं कहूं सोर्स की इंटेंसिटी, इसका मतलब सुपर इंपोज वाले की इंटेंसिटी। समझिएगा, जो एम्पलीट्यूड सोर्स का होगा, सोर्स से निकलते वक्त, वही एम्पलीट्यूड वहां होगा। हम ये मान रहे हैं बीच में किसी प्रकार का डेसिपेशन एनर्जी का नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो जो एम्पलीट्यूड यहां है वही एम्पलीट्यूड यहां होगा। यानी अगर मैं कहूं सोर्स की इंटेंसिटी, इसका मतलब सुपर इंपोज की इंटेंसिटी, दोनों बात एक ही है। तो सुपर इंपोज करने वाले की या सोर्स की इंटेंसिटी ये है। कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां आपके सामने y1 और y2 आपके सामने मैंने इसको लिख दिया है। चलो, बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अब इनका सुपर इंपोजिशन होता है। भाई और बहनों, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जब सुपर इंपोजिशन होगा तो सुपर इंपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होगा, y इज टू y1 प्लस y2। मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ करके ये पढ़ाई कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि यहां जब सुपर इंपोज हुआ है तो फेज डिफरेंस फाई का आया है और y1 y2 की इक्वेशन हमने रख दी। चलो जी रखो, क्या आएगा y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस में a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री आना जरूरी है, अगर नहीं आती है तो समस्या हो सकती है, और हाई स्कूल लेवल की चाहिए। आई होप आप सब हाई स्कूल पढ़े होंगे। तो यहां पर क्या होगा, a1 साइन ओमेगा टी अपनी जगह रहने दो भाइयों बहनों, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या होगा, साइन ए प्लस बी लगा दो, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस a2 की एंट्री फिर भी हो जाएगी a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। ठीक, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को देखो, इन दोनों में से समझ पा रहे होंगे आप लोग ना। अगर होगा तो पॉज कर करके नोट करना, क्योंकि मैं स्लाइड करता चला जाऊंगा ड्राइव करने के। तो यहां से मैं देखता हूं कि यहां क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस 5 और इंटू में साइन ओमेगा टी y बराबर। ठीक, समझ में आ गया। और प्लस यहां पर आएगा a2 साइन 5 कॉस ओमेगा टी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई और बहनों, गणित है, यहां पर एक मसाला लिखा है और यहां पर एक मसाला लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर आप जनरल इक्वेशन देखते हैं किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो आती है ए साइन ओमेगा टी। क्या आती है? ए साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो ये ए की जगह है कुछ कुछ, लेकिन यहां पर जो रिजल्टिंग बन रही है इसका भी कॉम्बिनेशन है, इसका भी कॉम्बिनेशन, इन दोनों को मिला करके बन रही है ना, इन दोनों को मिला करके ये रिजल्टिंग वेव बन रही है भाई और बहनों। ठीक, तो यहां पर अगर देखोगे तो ए की जगह ये है और ये ए की जगह है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम इसे मान लेते हैं ए कॉस थीटा थोड़ी देर के लिए।
और इसको मान लेते हैं a sin थीटा, थोड़ी देर के लिए मान लो। यानी अगर मैं आपके सामने लिख दूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि a sin थीटा बराबर में a2 sin फाई, ठीक, और a cos थीटा बराबर में क्या आ जाएगा बोलो, a1 प्लस a2 cos फाई। हमने माना, अगर ऐसा होगा तो उठा के यहां छापो। देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा बताओ, a cos थीटा इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा cos ओमेगा टी। अगर आप देखोगे तो यहां से a कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी cos थीटा और cos ओमेगा टी साइन थीटा। इसका मतलब यह बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा, सॉरी फाई नहीं थीटा, y। यह बन गया रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन। क्लियर, ये रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया आपके। अब रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन बनी तो इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ, ये एम्पलीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ, डेफिनेटली ये एम्पलीट्यूड ए हुआ। जहां पर हमने a sin फाई को a2 sin फाई, a sin थीटा को a2 sin फाई और a cos थीटा को a1 प्लस a2, तो ये a क्या होएगा, एम्पलीट्यूड क्या आएगा। आइए हम निकालने जा रहे हैं रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसको अगले पेज पे करते हैं। है क्या, a sin थीटा a2 sin फाई है भाई, a sin थीटा a2 sin फाई है और a cos थीटा, a cos थीटा क्या था, a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई, ठीक है, यही तो था। तो अगर हम इसको स्क्वायर करें और इसको स्क्वायर करके जोड़ दें तो क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बरोबर में क्या, बोलो यहां क्या आएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस में a1 प्लस a2 का a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। यहां से आप a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर 1 बचेगा, देख लेना, और इस ब्रैकेट को ओपन करो। सबसे पहले a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस में 2a1 a2 कॉस फाई, क्लियर। और ये भी तो होगा प्लस में a2 साइन स्क्वायर फाई। अगर आप इसको देखते हो और इसको देखते हो, देखो ध्यान से, अगर आप, सॉरी a2 स्क्वायर होगा, अगर आप देखो यहां से a2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अल्टीमेटली a स्क्वायर बराबर आएगा a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos फाई। अल्टीमेटली a क्या आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बोलो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। दिस इज द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इतना हम झमेला कर गए गणित का, झमेला से मतलब क्या निकला। हमने कंसीडर क्या किया, समझो पहले इसको। हमने कंसीडर ये किया कि जो दो वेव कहीं यहां सुपर इंपोज कर रही है, मान लो फाई अलग अलग होगा, लेकिन मान लो किसी जगह फाई है, अगर तो फाई है तो सुपर इंपोजिशन के प्रिंसिपल के हिसाब से यह मामला बनेगा। और अगर हम उसको मैथमेटिकली ड्राइव करते चले जाएं तो हमारे पास जो रिजल्टिंग वेव बनेगी वो क्या बनेगी, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। कोई है थीटा, हमको क्या पता। और भाई और बहनों, जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बनने वाला है वो ये बनने वाला है। इसका मतलब अगर मैं यहां बैठा हूं और इस पार्टिकल का, इस जगह का मैं इस पार्टिकल का रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड पूछूं तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अगर भाई और बहनों ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है,
तो इसका मतलब यहां का एम्पलीट्यूड ये आया, अलग अलग फाई पे अलग अलग एम्पलीट्यूड आएगा। अगर यहां फाई कुछ था तो कुछ और एम्पलीट्यूड, अलग अलग एम्पलीट्यूड आएगा कि नहीं आएगा, यहां 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 यहां, सोचो यहां एक खट कुछ और एम्पलीट्यूड, कुछ और, फाई बदला तो क्या बदल जाएगा, फाई अगर बदलेगा तो क्या बदल जाएगा, एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट, राइट। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड यहां का अलग अलग आएगा अकॉर्डिंग टू द फाई, तो इसका मतलब यहां की इंटेंसिटीज भी तो अलग अलग आएंगी। सोचो, नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, रिजल्टिंग इंटेंसिटी वो देखते हैं, रिजल्टिंग इंटेंसिटी। ठीक, अब रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या होगा, आई बराबर में के ए स्क्वायर। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो आई बराबर में के ए स्क्वायर को वो कर दो, स्क्वायर मारो, आएगा क्या, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, आई बराबर बताओ के a1 स्क्वायर प्लस में के a2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos phi। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, के a1 स्क्वायर रहने दो प्लस के a2 स्क्वायर रहने दो प्लस 2। अब देखना कलाकारी करने जा रहे हैं, संभालिएगा, इस पूरे मसाले को बदलने जा रहे हैं, अंडर रूट में लेने जा रहे हैं के a1 स्क्वायर इंटू के a2 स्क्वायर और cos phi बाहर। जरा गौर करना, ये जो के a1 स्क्वायर प्लस इंटू के a2 स्क्वायर अंडर रूट लिखा है, जरा करके देखना, यही आएगा। तो अल्टीमेटली भाई और बहनों, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया बताओ, ये क्या है I1, ये क्या है I2, ये क्या है 2 अंडर रूट बोलो I1 I2 और इनटू में क्या आ जाएगा cos phi। ठीक, तो एक बात समझ में आ गई कि जब वेव सुपर इंपोजिशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फाई, अकॉर्डिंग टू द फेज डिफरेंस अलग अलग एम्पलीट्यूड बनेगा। जो इसको मिलेगा उसका कुछ और एम्पलीट्यूड होगा, इसको कुछ और, इसको कुछ और, हर एक को अलग अलग एम्पलीट्यूड मिलेगा। और अलग अलग एम्पलीट्यूड का मतलब इस पूरी जगह पे, जहां यहां पूरे मीडियम में कहीं पर इंटेंसिटी कुछ होगी, कहीं कुछ होगी, कहीं कुछ होगी। क्यों, cos phi की वैल्यू जैसे जैसे होगी वैसे वैसे इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी अगर मैं आपको यह कहूं भाई और बहनों, समझिएगा कि भाई दो सोर्स थे, थोड़ा मन से समझिए मेरी बात को, क्योंकि आगे अंक पढ़ना आसान। ये सोर्स थे और ये सोर्स थी, और इस जगह सुपर इंपोजिशन हुआ तो कहीं पर कोई, 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 कहीं पर कोई बनता चला गया, बनता चला गया। कुछ यहां phi1 हुआ, मान लो यहां डिफरेंस phi2 हुआ, यहां डिफरेंस phi3 हुआ, phi4 हुआ, phi5 हुआ। तो जैसा phi आएगा उसके हिसाब से इंटेंसिटी आएगी। क्लियर? आपके पास में रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकल के आया है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, और आपके पास इंटेंसिटी निकल के आई है I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos phi। समझ में आ गया? अंडर रूट का। क्लियर? 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। जैसा phi वैसी इंटेंसिटी। अब जैसा phi वैसी अगर इंटेंसिटी है भाई और बहनों, एक बात श्योर है कि cos phi की जो वैल्यूज होंगी डिफरेंट डिफरेंट, तो I की वैल्यू भी होगी डिफरेंट डिफरेंट। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव I, सोच के देखिएगा, तो I विल बी ग्रेटर देन I1 प्लस I2। सोचिए, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो I विल बी ग्रेटर देन I1 प्लस I2।
इसका मतलब दैट इज फाई की वैल्यू अगर कब पॉजिटिव होती है, सोच के देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है? 0 से लेकर के, मतलब हम 2 पाई तक की चर्चा करते हैं, 2 पाई से ऊपर नहीं जाए, या 2 पाई क्या पाई तक की चर्चा करते हैं। तो 0 से, या आप आगे कर सकते हो, मर्जी आपकी, आप कहो कि खाली 2 पाई एंगल क्यों, 2 पाई फेस डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, और भी तो फेस डिफरेंस हो सकता है, समझ में आ रहा है, हो सकता है। चलो, तो भाइयों और बहनों ध्यान से समझिए, जब जब ये चीज पॉजिटिव आएगी, यानी cos फाई इज पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा आ जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ गया? अगर cos फाई की वैल्यू पॉजिटिव आई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पॉजिटिव कब आ सकती है? 0 से 90 तक पॉजिटिव आती है। अरे पता नहीं है क्या? 0 से 90 तक आती ही नहीं पॉजिटिव, 0 से π/2 और भी एंगल पे आएगी, वो जैसे जैसे वहां घूम के आते जाओगे। मतलब जब भी पॉजिटिव आ जाए वैल्यू, किसी भी एंगल के लिए वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर मैं प्योर कंस्ट्रक्टिव की बात करूं, प्योर कंस्ट्रक्टिव की बात करता हूं, ठीक है, तो जब प्योर कंस्ट्रक्टिव की बात करूंगा तो इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, और इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम। इंटेंसिटी भी मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम, इंटेंसिटी में। तो इंटेंसिटी, अब कॉस, अगर आप कंस्ट्रक्टिव प्योर करना चाहते हो, इसका मतलब cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। रख दो उठा करके, राइट, रख दो, ये लो, ठीक है, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू, आओ, +1 जब होगा तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्योर हो जाएगा। cos फाई अगर 1 है भाई और बहनों, तो मैक्सिमम cos फाई का 1 होने का मतलब क्या हुआ? फाई कितना हो सकता है? फाई हो सकता है 0, फाई हो सकता है 2 पाई, फाई हो सकता है 4 पाई, फाई हो सकता है 6 पाई, एंड सो ऑन। यानी जब जब इस एंगल पे सुपर इंपोजिशन हो रहा होगा तब तब मैक्सिमम यानी प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। बाकी cos फाई जब जब पॉजिटिव होगा कंस्ट्रक्टिव कह दोगे, लेकिन अधिकतम इंटेंसिटी कब आएगी? जब ये एंगल आएगी, राइट। हम क्या करते हैं, ये जो आपने वैल्यूज लिखी है इसको जनरलाइज करते हैं। मैं आपको प्योर कंस्ट्रक्टिव की बात आपसे कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। प्योर कंस्ट्रक्टिव का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, राइट। तो अगर आप जनरलाइज देखेंगे तो फाई की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं? 2n पाई, क्या कर सकते हैं? 2n पाई, क्लियर। और 2n पाई का मतलब क्या होगा भाई और बहनों? 2n पाई का क्या मतलब होगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां? 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक। ये मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं? प्योर कंस्ट्रक्टिव की कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। प्योर कंस्ट्रक्टिव पे चल रहा हूं अभी मैं, पूरी बात मैं प्योर कंस्ट्रक्टिव पे कर रहा हूं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि यहां 0 हुआ, पाथ डिफरेंस ही नहीं आया, यहां 2 पाई हुआ, यहां 4 पाई, यहां 6 पाई, यहां 8 पाई, यहां 10 पाई, तो हर जगह आपको बहुत ज्यादा इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, इससे ज्यादा नहीं होगी। हाँ, बाकी जगहों पर होगी पर इससे थोड़ी कम हो, बाकी जगह भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन जगहों पर होगा। क्या हम ये बात भी एनालाइज कर सकते हैं कि भाई इस फेज डिफरेंस पे प्योर कंस्ट्रक्टिव होगा, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? मतलब ये जो रास्ता तय करके गए हो ये कितना होना चाहिए? तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस। कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका यह है, डेल्टा एक्स बराबर, बताओ क्या तरीका था? अभी मैंने बताया था, लैम्डा बाई 2 पाई
और मल्टीप्लाई कर दो फेज डिफरेंस का 2n पाई, राइट, मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई चला गया, डेल्टा x बराबर आ गया n लैम्डा, जहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाइयों और बहनों, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी पूरी जगह जहां सुपर इंपोजिशन हो रहा है, जहां फेज डिफरेंस ये हो, यानी ये सब संभावित वैल्यू, या पाथ डिफरेंस ये हो, पाथ डिफरेंस n लैम्डा होने का मतलब कितना कितना हो सकता है, n की वैल्यू रखते चले जाओ, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, सो ऑन। जहां जहां ये पाथ डिफरेंस आएगा वहां वहां प्योर कंस्ट्रक्टिव होगा। मैं कंस्ट्रक्टिव नहीं बोल रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव का मतलब तो I1 प्लस I2 से ज्यादा आना, प्योर कंस्ट्रक्टिव होगा। अब मेरी बात को समझो, जैसे मान लीजिए मैं एक जस्ट समझा रहा हूं कि यहां हमारा सुपर इंपोजिशन हुआ, राइट, यहां हमारा सुपर इंपोजिशन हुआ, यहां हमारा सुपर इंपोजिशन, मान लो ऐसे ही यहां पर कुछ आया, मान लो लैम्डा आ गया, यहां पर मान लो 2 लैम्डा आया, 2 लैम्डा आया, यहां 3 लैम्डा आया, पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा, यहां 2 लैम्डा, यहां लैम्डा, तो यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी पैदा होगी, यहां पर भी मैक्सिमम पैदा होगी, यहां पर भी मैक्सिमम पैदा होगी, मैक्सिमम पैदा होगी, प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की चर्चा कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, जब प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा भाई और बहनों, तो किस पाथ डिफरेंस पे होगा और किस फेज डिफरेंस पे होगा, हमने ये तो निकाल लिया, लेकिन हम ये निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी कितनी, तो आई मैक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो आई मैक्स की वैल्यू, आई मैक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, I1 आएगा, प्लस में I2 आएगा, प्लस में 2 अंडर रूट I1 I2 आएगा। क्यों, cos phi 1 हो जाएगा, ये मैक्सिमम, ये सब प्योर कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू यही आने वाली है। और इसी प्रकार से एम्पलीट्यूड की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस क्या था बताओ, 2A1 A2, अंडर रूट और यहां स्क्वायर, ठीक, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 अंडर रूट में, यही तो आएगा। अरे देखो भाई, जब मैक्सिमम करोगे तो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi 1 हो जाएगा ना, कंस्ट्रक्टिव में cos phi 1 हो जाता है और इंटेंसिटी में cos phi 1 हो जाएगा, ये देखो। अच्छा, एक सिचुएशन और यहां सोचवा रहे हैं आपको, सोच लीजिए, खाली सोचवा रहे हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि A1 और A2 यानी दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, या फिर यह कह दूं I1 और I2 दोनों जब एम्पलीट्यूड बराबर है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, बराबर आ जाएगी, I0 कह लो। एम्पलीट्यूड बराबर जरूरी नहीं है, ये इंटरफेरेंस कराने के लिए जरूरी शर्त नहीं है भाई बहनों, एम्पलीट्यूड बराबर ही हो, नहीं भी हो सकता है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो आई मैक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा सोच के देखो, I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 दैट यू विल गेट व्हाट, 4I0, कर लेना सन्नाटे में, 4I0 आएगा आई मैक्स। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां पर ए मैक्स निकालूं, ए मैक्स की वैल्यू क्या बनने वाली है देखिएगा, ए मैक्स की वैल्यू बनेगी अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2A1, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको और इसको मिटा करके मैं लिख देता हूं, पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को और सिंप्लीफाइड भी लिख लो, है ना। ए मैक्स की वैल्यू और क्या हो सकती है सोचो, ये क्या है, A1 A प्लस A2 के होल स्क्वायर का है ना, तो ये ए मैक्स की वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस A2, ये लो।
आप ऐसे कर लो, ठीक। अब आ जाओ, तो अगर मैं आपसे कहूं कि A1 बराबर में A2 बराबर में A, यानी I1 बराबर में I2 बराबर में I0, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, I max की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट क्या, I0 इंटू I0, यू विल गेट 4 I0। और A max की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे सीधे यहां उठा के रख दो, A प्लस A यानी कि 2A। क्लियर, समझ में आ गया आपके। तो भाइयों और बहनों, एक बात श्योर हो गई कि जब इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से ज्यादा होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसके लिए फाई पॉजिटिव होना, कॉस फाई पॉजिटिव होना चाहिए। अगर प्योर कंस्ट्रक्टिव होगा तो जहां जहां ये फेज डिफरेंस आता जाएगा, या कह लो ये पार्ट डिफरेंस आता जाएगा, वहां वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। आप इसको ना याद रखो, यही वाला याद रखो डायरेक्ट सीधे, इसमें क्या ये वाला है, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी और बात मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, गणितीय ही है, बहुत छोटी सी बात। क्या है छोटी सी बात, वो भी देख लो। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ताकि एक जगह आ जाए। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं एक और छोटी सी बात यहां पर आपसे करने वाला हूं भाई और बहनों, उसे आप ध्यान से समझिए। भाई A max A1 प्लस A2 आया है। अगेन हम चाहें तो I max बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, I max बराबर लिख सकते हैं K A max का होल स्क्वायर, यानी I max कैन बी रिटन एज ऑल्सो K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये तो एक और I max, ये तो I max है ही, एक और I max आ गया। ये इंटेंसिटी की भाषा में है या एम्पलीट्यूड की भाषा में, कोई खास काम थोड़ी किया मैंने। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सारी कथा पूरी आपको समझ में आ गई होगी भाइयों और बहनों। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मुझे लग रहा है कोई दिक्कत आपको ऐसी होनी नहीं चाहिए। तो आपको फील आ रहा होगा कि भैया यहां से वेव निकली, यहां सुपर की, जहां जहां 0 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई होगा, वहां मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम ही होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए, मैक्सिमम में प्योर कंस्ट्रक्टिव बोल दीजिए, है ना, प्योर। और आम बोलचाल की भाषा में हम लोग प्योर को ही बार बार कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में। चलो आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। अभी तो ये हमने पढ़ा है मैक्सिमम इंटेंसिटी को, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, और साथ में हम कह सकते हैं कि प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है, तो हम उसे मैक्सिमा के नाम से भी कहते हैं। किस नाम से कहेंगे? मैक्सिमा के नाम से कहेंगे। मैक्सिमा आगे चल के टर्म यूज होगा, अभी तो खाली कंस्ट्रक्टिव वर्ड से ही आप समझो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा, प्योर कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमा कहते हैं उसको। अच्छा, फिर से वही बात है, आओ अगेन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं भाई? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था बताओ जरा, फिर से लिख देते हैं ताकि I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट, समझो, ठीक। चलो भाई और बहनों, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए? I की वैल्यू लेस देन I1 प्लस I2 होनी चाहिए, ठीक बात है। अगर आप I1 प्लस I2 से कम चाहते हो तो इसमें से यह मसाला घटना चाहिए, इस I1 प्लस I2 में से यह मसाला घटना चाहिए। घटेगा कब? जब यहां माइनस आएगा। माइनस आने का मतलब cos 5 की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, या
cos फाई की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, इसे कह लो लेस देन 1, ज्यादा अच्छी बात नहीं, लेस देन 1 नहीं कहना चाहिए, लेस देन 0 कह लो, लेस देन 0, चाहे निगेटिव बोल दो या बोल दो लेस देन 0 होनी चाहिए, cos फाई की वैल्यू शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, लेस देन 0 होनी चाहिए। चलो, या फिर आप ये भी कह सकते हो cos फाई निगेटिव, जो आपकी मर्जी करे, कन्वीनियंट लगे वो होनी चाहिए, ठीक। लेकिन हमको तो पढ़ना है प्योर डिस्ट्रक्टिव, राइट, फॉर प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी को बोलेंगे मिनिमा। क्या बोलेंगे? मिनिमा। भाई यहां पर प्योर कंस्ट्रक्टिव जो हमने लिखा है, आप इसको मैक्सिमा लिख लीजिएगा, प्योर कंस्ट्रक्टिव। अब हम यहां पढ़ने जा रहे हैं प्योर डिस्ट्रक्टिव, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं मिनिमा की कंडीशन। प्योर डिस्ट्रक्टिव का वैल्यू मतलब cos फाई की वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए? मिनिमम। और cos फाई की वैल्यू मिनिमम कब आएगी? cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी? -1, इससे कम नहीं होगी। cos फाई की मिनिमम वैल्यू -1, राइट। इसका मतलब जब सुपर इंपोजिशन होगा, cos फाई की वैल्यू माइनस में आई तो डिस्ट्रक्टिव होगा, और -1 आ गई तो मिनिमा आएगा, यानी प्योर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। क्या हम फाई की वैल्यू निकालें? फाई की वैल्यू क्या हो सकती है? सोचो, 180 डिग्री यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। अगर मैं इसे जनरलाइज करूं तो फाई क्या होना चाहिए? क्या होना? जनरलाइज लिख रहा हूं। जनरलाइज होने में आप इसको लिख सकते हैं 2n - 1 इंटू में पाई। आप चाहते तो यहां 2n + 1 भी कर सकते हो। किसी किसी किताब में आपको ये 2n + 1 मिलेगा और कहीं कहीं 2n - 1 मिलेगा, परंतु मैं जो आपको बता रहा हूं आप उसे ध्यान रखिए, 2n - 1 लेके ही अपने चलेंगे। यहां पर बदलाव क्या आता है? n की वैल्यू मैं 1 से शुरू कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ऐसा? मेरी मर्जी, बाद में मैं बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया। अगर आप n को 0 से शुरू करते तो यहां पर 2n + 1 हो सकता था। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? n को अगर आप 0 से शुरू करते तो, ठीक है, तो 2n + 1 हो सकता था। लेकिन अगर आप n को 1 से शुरू करोगे तो आपकी मर्जी है। अगर किसी का दिल तड़पे तो फाइल लिख लेना भाई कि 2n + 1 पाई भी लिखा जा सकता है, बशर्ते n की वैल्यू 0 से शुरू हो। बात वही आएगी। देखो, अगर 0 रखोगे तो पाई आएगा, 1 रखोगे 3 पाई, 2 रखोगे 5 पाई। यहां देखो, यहां 0 से नहीं रखना, 1 से रखना। तो 0 रखोगे तो पाई, 1 रखोगे तो पाई, 2 रखोगे तो 3 पाई, ऐसे आता चला जाएगा। तो मैं इसको प्रीफरेंस दूंगा। आप चाहो तो आप इससे भी पढ़ सकते हो, कोई हरज वाली बात नहीं। यानी जब जब सुपर इंपोजिशन होगा और ये फेज डिफरेंस आएगा भाई और बहनों, तब तब डिस्ट्रक्टिव, प्योर डिस्ट्रक्टिव या मिनिमा का फॉर्मेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी को बढ़ाते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं भाई और बहनों, चूंकि मैं स्लाइड कर दे रहा हूं बार बार। यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस निकालते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे? वही पुराना तरीका। डेल्टा x बराबर में क्या हो जाएगा? λ/2 पाई इंटू में ये वाला फाई, यानी 2n - 1 इंटू में पाई। पाई पाई कैंसिल, 2 को अंदर एंट्री करवा दो तो डेल्टा x बराबर आ जाएगा n - ½ इंटू में लैम्डा। शर्त क्या है भाई और बहनों? n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होगी। यानी अगर मैं इस फार्मूले से देखूं तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? 1 रखो, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2
एंड सो ऑन। जहां जहां पर भी ये पाथ डिफरेंस आएगा भाई और बहनों, जहां 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 भी ये पाथ डिफरेंस आएगा वहां वहां पर आपको ये पाथ डिफरेंस आने का वहां वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा ऑब्टेन होगा। क्या ऑब्टेन होगा? मिनिमा। अच्छा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये इंटरफेरेंस सिर्फ लाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, साउंड के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वो भी वेव है, वो भी वेव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मिनिमा और मिनिमा किस किस जगह पे बने, किस किस फेस डिफरेंस पे बनेगा या किस किस पार्ट डिफरेंस पे बनेगा, वो मैंने आपको बता दिया। आइए अब हम लोग दो चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या? इंटेंसिटी कितनी होगी। तो आई मिन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। आई मिन कैसे आएगा? I1 प्लस I2 और cos फाई की वैल्यू -1 है, याद रखना, तो -2 अंडर रूट I1 I2 आएगा। दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी। लगे हाथों यहां पर ही निपटा देते हैं कि अगर I1 और I2 बराबर निकल आया I0 के, तो I min की वैल्यू क्या बन जाएगी? जरा देखोगे, I0 प्लस I0 माइनस 2 अंडर रूट I0 आप इसको सन्नाटे में करोगे 0 आ जाएगा। आई मिन विल बी 0, यानी मिनिमा की जो इंटेंसिटी आएगी 0 हो जाएगी एकदम बिल्कुल। वहां पर अगर साउंड है तो साउंड गायब हो जाएगा और लाइट है तो लाइट गायब हो जाएगी, होगी नहीं इंटेंसिटी, एकदम काला अंधेरा। आइए, क्या हम मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं, मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात कर सकते हैं? ए मिन क्या हो जाएगा जरा बताओ? अंडर रूट में फिर वही बात आ जाएगी, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2। ये जो आपके अंदर है ये A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर है, और जब आप इसका अंडर रूट करोगे तो A मिन की वैल्यू निकल के आएगी भाई और बहनों A1 माइनस A2। दिस इज द मिनिमम एम्पलीट्यूड। अगर A1 A2 के बराबर आया, अगर A1 A2 के बराबर आया तो A min क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, सिंपल है। अच्छा, आप एक चीज और भी तो लिख सकते हो, आई मिन की वैल्यू क्या होगी? के ए मिन का होल स्क्वायर। तो आई मिन क्या हो जाएगा बताओ? के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो आई मीन। आई मीन यहां इंटेंसिटी के रूप में है और यहां पर एम्पलीट्यूड के रूप में है। तो भाई और बहनों, हमने यह पढ़ लिया कि जब आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से कम होनी चाहिए। क्लियर है? और cos फाई 0 से कम होना चाहिए, यानी cos फाई निगेटिव होना चाहिए। मतलब मिनिमा के लिए, प्योर डिस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, जो कि -1 होनी चाहिए। इस एंगल पे माइनस मिलेगा, ये जनरलाइज फॉर्म हो गया। इस पाथ डिफरेंस पे मिनिमा मिलेगा। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। अगर एम्पलीट्यूड बराबर हो गया, इंटेंसिटी बराबर हो गई, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, एम्पलीट्यूड भी 0 आ जाएगा। तो भाई और बहनों, यहां पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की बात की गई। एक और छोटी सी मैथमेटिक्स है, अगर मैं आई मैक्स और आई मिन का कह दूं रेशियो निकालो, आई मैक्स एंड आई मिन का, तो ये रेशियो क्या आएगा? के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाई में के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया, ये आएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाई में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, ये एक रेशियो ऐसे ही मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो भाई और बहनों, जो हम लोगों ने पढ़ा वो देखते हैं। राइट, सबसे पहले हमने ये जाना कि सुपर इंपोज होगा तो इंटरफेरेंस होगी, सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन।
और इसको समझने के लिए हमने समझा कि अगर हमने दो सोर्स लिया तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग फेज डिफरेंस में सुपर इंपोजिशन होगा। ये जो इक्वेशंस लिखी हुई है सुपर इंपोज करते वक्त की इक्वेशन है। यहां पर हम लोगों ने दो इक्वेशंस कंसीडर करी भाई और बहनों, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फ्रीक्वेंसी देखो सेम ली है, एम्पलीट्यूड अलग अलग लिया है और फेज डिफरेंस फाइव लिया है। वहां से हमारे सामने एक रिजल्टिंग वेव बन गई और रिजल्टिंग वेव से हमने रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड को निकाल लिया, राइट। ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड का फार्मूला निकला और रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड से ही हमने रिजल्टिंग इंटेंसिटी निकाल ली, जो फार्मूला ये सामने निकल के आया। फिर हमने पढ़ना चाहा कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या हो जाएगा कि भाई I1 प्लस I2 से ज्यादा होना चाहिए। प्योर कंस्ट्रक्टिव की सिचुएशन पढ़ ली, जिसे आप मैक्सिमम बोले, जहां जहां पर 0 2 पाई 4 पाई का फेज डिफरेंस आएगा वहां वहां प्योर कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। या फिर जहां लैम्डा 2 लैम्डा, मैं ये बोलो चाहे ये बोलो, बात एक ही है। आई मैक्स की वैल्यू, ए मैक्स की वैल्यू लिखी, अगर इंटेंसिटी बराबर हो तो आई मैक्स 4 आई नॉट के बराबर होगा और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a के बराबर आएगा। फिर उसके बाद हमने जाना कि भैया मिनिमा कब बनेगा। मिनिमा तब बनेगा जब I1 प्लस I2 से कम होगा, cos फाइव माइनस होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू -1, प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन फेज डिफरेंसेस पर डिस्ट्रक्टिव, प्योर डिस्ट्रक्टिव होगा, मिनिमा बनेगा और इन पांच डिफरेंसेस पे भाई और बहनों ये बनेगा। और इससे हम लोगों ने मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू और मिनिमम एम्पलीट्यूड निकाला। मिनिमम इंटेंसिटी को ऐसे लिखा जा सकता है, हमने एक रेशियो और निकाल लिया, यहां हमारा काम हो गया। यानी एक पिक्चर बन गई इस मैथमेटिक्स से कि कहां कहां बनेगा और कहां कहां क्यों बनेगा, ये भी क्या क्या बनेगा ये भी तय हो गया। आइए हम लोग इसे मॉड्यूल में भी देख लेते हैं। यहां पर हमने पढ़ा मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जहां पर मैंने दो वेव ली और सेम गाना गाया, एम्पलीट्यूड निकाला, ठीक है। उसके बाद हमने प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम कम, सीधे प्योर पढ़ा दिया, प्योर कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है। आप चाहोगे तो कंस्ट्रक्टिव वाला नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ना, ये देखो यहां लिखा हुआ है तो उसका मतलब नहीं था, तो प्योर कंस्ट्रक्टिव ही पढ़ना होता अपने को। तो प्योर कंस्ट्रक्टिव में हमने ये पढ़ा और यहां से देखो n लैम्डा आया, 2n पाई आया, 0 से वैल्यू शुरू करी और यहां मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आई, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी, आई मैक्स की वैल्यू सब लिखा हुआ है, ठीक है। आई मैक्स को लिखने का दो तरीका हो गया। उसके बाद प्योर डिस्ट्रक्टिव में n माइनस हाफ लैम्डा आया और 2n माइनस 1 पाई के बराबर आया फेज डिफरेंस। यहां पर हम लोगों ने पूरा पढ़ा। ए मैक्स ये मिनिमम होगा भाइयों बहनों, मिसेस प्रिंट है ये ए मीन होगा, ठीक है। ए मीन, आई मीन की वैल्यू, ठीक है। अच्छा एवरेज इंटेंसिटी क्या है, आई मैक्स प्लस, ये हम अभी अगले टर्न पे बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया आपके, राइट। तो भाई और बहनों यहां तक हमने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ लिया है। अब हम लोग जो अगले टर्न पे बात करने वाले हैं, देखिए सिंपल सी बात है, हम इसे मैथमेटिक्स से ही समझ सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने मैथमेटिक्स का प्रयोग किया, ठीक है। अब अगले टर्न पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अगले टर्न पे हम लोग इसका एक्सपेरिमेंटल व्यू देखेंगे। एक्सपेरिमेंट के आधार पे कि भाई एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे हासिल किया गया और उसके ऑब्जर्वेशन करेंगे, अलग अलग क्या फील करेंगे कि कैसे क्या बन रहा होगा। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के सेकेंड पार्ट पे, जहां यंग डबल स्लिट की बात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।